मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार टॉपिक में स्वर प्रकरण और व्यंजन प्रकरण को देखेंगे। मित्रों कल हम लोगों ने वर्ण विचार भाग 1 में स्वर प्रकरण के लगभग 45 प्रश्नों को किया था और आज भी हम लोग वर्ण विचार में व्यंजन प्रकरण प्रश्नों को देखेंगे। आज भी लगभग हम लोग 45 प्रश्नों को करेंगे। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में ये सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी परीक्षा की भी तैयारी करते हो, सभी के लिए ये जो प्रश्नोत्तरी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों देर न करते हुए चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग जो है पूरी व्याकरण को अब आरंभ कर रहे हैं, अर्थात शुरू से ही व्याकरण पूरी आरंभ कर रहे हैं। तो जिन भाई बहनों की व्याकरण कमज़ोर है तो वो लोग इस प्रश्नोत्तरी को डेली ज़रूर देखते रहें, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो वर्ण विचार ही है, इसलिए हम वर्ण विचार के प्रश्नों को आरंभ कर रहे हैं। पूरी व्याकरण हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो देर न करते हुए चलिए मित्रों हम लोग आज जो है व्यंजन प्रकरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है मित्रों, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका जो उच्चारण है स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, वे क्या कहलाते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं मित्रों? उनको हम लोग कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, वही संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो वही शुद्ध व्यंजन का ये है मित्रों, प्रत्येक शुद्ध व्यंजन जो वर्ण होता है ऐसा होता है तो उसे हम हलंत के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? हलंत के साथ लिखते हैं। जबकि किसी भी स्वर में हलंत नहीं लगता है तो हलंत के साथ लिखते हैं। तीसरा है भैया, तीसरा है अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। भाई अर्धमात्रिक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाई अर्धमात्रिक जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर जो है पंक्तिय श्लोक के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न किया गया है। त्रिमात्रस्तु प्लतु गेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो और व्यंजनम चार्धमात्रिकम। भाई जो त्रिमात्रा वाला होता है उसे हम प्लुत गेयो माने जाने, 3 मात्रा वाले को जो है प्लुत जाने, और अर्धमात्रकम किसे जाने? तो जो व्यंजन होगा यहाँ पर उसे हम अर्धमात्रक जाने। यहाँ पर जो हमारा भरा जाएगा वो हो जाएगा व्यंजनम चार्धमात्रिकम। चौथा सही है। अगला देखेंगे मित्रों, 45 प्रश्न है तो हम प्रश्नोत्तरी को जल्दी जल्दी करते हैं मित्रों। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? भाई सभी जो व्यंजन वर्ण होते हैं ऐसा प्रत्याहार कौन से हैं जिसमें सभी व्यंजन वर्ण जो है समाहित हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं? 5 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों जो हमारा हल है उसमें सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं हाइब्रिड के हा से लेकर। नेक्स्ट है, व्यंजनों का अपर नाम है। व्यंजनों का दूसरा क्या नाम है? जो व्यंजनों का मित्रों अपर नाम है वो क्या है? व्यंजनों का अपर नाम है हल, और जबकि स्वरों का अपर नाम क्या होता है? स्वरों का होता है अच। नेक्स्ट है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो मित्रों संस्कृत में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 अर्थात 33 है। नेक्स्ट है मित्रों, कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? कितने महेश्वर सूत्रों में मित्रों? तो जो महेश्वर सूत्र हैं कुल हैं 14। कितने हैं? कुल हैं 14। और महेश्वर सूत्र जो पहला है अयुड़, तो अयुड़ के आ से लेकर और अयुड़, लिरलिक, योंग, अयोच, अयोच के चा तक जो हैं शुरू के जो 4 होते हैं उनमें स्वरों की गणना होती है और बाकी जो 10 बचते हैं उसमें जो है व्यंजन वर्णों की गणना होती है। पूछा है कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना होती है, गिने जाते हैं? तो 5 से लेकर 14 तक अर्थात 10 में होती है व्यंजन वर्ण और 1 से 4 तक होती है स्वरों की गणना, क्योंकि 14 महेश्वर सूत्र हैं। नेक्स्ट है, हाइब्रिड से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं। भैया हाइब्रिड से हल तक के सूत्रों में क्या गिने जाते हैं? तो आपके व्यंजन गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? व्यंजन गिने जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्णों का जो प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो व्यंजन
वर्णों का जो प्रमुख रूप से विभाजन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 10 का हम लोग देखेंगे। तो भैया 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं? स्पष्ट है और अंतस्थ है और यण है। नेक्स्ट है, व्यंजनों का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ह्रस्व व्यंजन या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो मित्रों 11 का हम लोग देखेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ह्रस्व व्यंजन नहीं होता है। भाई स्पर्श होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, अंतस्थ होते हैं 4 11 ला हुआ, और ऊष्म या संघर्षी होते हैं तीनों सा और हा। तो हमारा ये ह्रस्व वाला भेद नहीं होता है। नेक्स्ट है मित्रों, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। भैया इनके अतिरिक्त जो है स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 है, अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म भी 4 हैं। 4 4 8 और 25 33 हो गए टोटल। इनके अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। कौन सा भेद माना जाता है? 12 का देखेंगे मित्रों। तो एक संयुक्त व्यंजन भी माने जाते हैं, वो व्यंजनों का ही भेद है। नेक्स्ट है मित्रों, 13 का देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों तालु, कंठ, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? 13 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो 13 का हमारा हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 मानी गई है। नेक्स्ट है भैया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? जैसा हम कई बार आपको बता भी चुके हैं अभी। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 मानी गई है। क्योंकि जो संस्कृत वर्णमाला में कुल जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। जैसे क वर्ग है, इसमें 5 आ जाएंगे। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पा वर्ग है। 5 पंजे 25 वर्ग होते हैं, 5 5 होते हैं प्रत्येक में, इसलिए इनकी संख्या जो है 25 हो गई स्पर्श व्यंजनों की। अगला देखेंगे मित्रों, 15 का देखेंगे मित्रों। तो कादयो माँ बसाना, यहाँ पर आ जाएगा स्पर्शा। क्या आ जाएगा? स्पर्शा आ जाएगा। तो स्पर्श हो जाएंगे हमारे, क्योंकि का से लेकर और कादयो माँ अवसाना, का से लेकर माँ तक के। कादयो, भाई का होगा आदि में और माँ होगा अवसान में यानी अंत में। तो कादयो माँ अवसाना स्पर्शा, स्पर्शा आ जाएंगे। 15 का हो जाएगा हमारा चौथा। अगला देखेंगे। अगला है मित्रों, का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं। इससे पहले वाला संस्कृत में था, ये हिंदी में दिया हुआ है। का से लेकर माँ तक के वर्ण किसमें कहे जाते हैं मित्रों? तो का से लेकर माँ तक के वर्ण हमारे स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं भैया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? इसलिए उनको हम जो है स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए इनको अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ जो वर्ण होते हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं मित्रों? तो एड़ा अंतस्था। तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। और जो उसमें असंगठित होते हैं सला, वो सल में आ जाते हैं। अगला है यहाँ पर अंतस्था, रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। तो एड़ा अंतस्था आ जाएगा भैया। 19 का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या वाराला। तीसरा है 20 का। 21 का देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो कई बार हम बता चुके हैं, चीख रहे हैं या वाराला, चीख चीख के आपको बता रहे हैं, तब तो आप सही कर लें इसको। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, अगला है ऊष्माणा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम बता भी चुके हैं कि सलाह या सल ऊष्माणा, पहला ऑप्शन सही है 22 का मित्रों। अगला देखेंगे, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है भैया? तो तीनों प्रकार के सा है और हा है, तो इसकी संख्या जो 4 है, 4 मानी गई है। अगला है मित्रों, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो कई बार हम बता चुके हैं कि सल या सला, सल ऊष्माणा।
सा, तीनों प्रकार के सा और हा, इन व्यंजन वर्णों की जो परिगणना होती है किसमें होती है, कई बार बता रहे हैं आपको, उनकी जो गणना होती है उस व्यंजनों में होती है। 25 का जो है वो पहला ऑप्शन सही है। 26 का देखेंगे, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भैया जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं। 26 का हम लोग देखेंगे मित्रों, तो उनको हम संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दो व्यंजन वर्णों के मेल से पूछा है। नेक्स्ट है भैया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मित्रों, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। छा, त्रा, ज्ञा और पा। तो मित्रों ये सभी मिश्रित हैं, जबकि हमारा जो लास्ट का जो है पा, ये मिश्रित नहीं है। जैसे ये है आपका ये, तो ये का और सा से मिलके बना है, का सा और आ है। ऐसे ये है त्रा, ता और आ से मिलकर बना है। ज्ञा है, जा और यहाँ से मिलकर बना है मित्रों, तो इनको ध्यान रखेंगे। ये वाला हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भैया, कौन सुमेलित नहीं है। तो का, सा और आ, ये तो सही है मित्रों, पहला ऑप्शन तो आपका सही है। और त्रा, ता, रा और आ ये भी सही है। जा, या और आ ये भी सही है, जबकि ये मित्रों हमारा गलत है। इससे पहले वाला भी इसी प्रकार का था। नेक्स्ट है मित्रों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इनको कहते हैं वर्गाक्षर। ये वर्ग के अक्षर हैं, या वर्गीय व्यंजन है, या फिर स्पर्श व्यंजन है। तो जो हमारा 29 है मित्रों, इसका जो चौथा ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी, इन्हें वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, चौथा सही है। नेक्स्ट है, चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। चा, छा, जा, झा, या। जो 30 का है मित्रों कौन सा है, 30 का पहला ही सही है। 31 का देखेंगे, वर्गीय व्यंजन नहीं है भैया। क वर्ग है काखा काका हुआ, च वर्ग है चाछा जा झा या, ट वर्ग है टाठा डाढ़ा, यह वर्ग नहीं है मित्रों वर्गीय व्यंजन। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अयोगवाह कितने हैं। देखो भैया हिंदी में जो अयोगवाह हैं 2 हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग संस्कृत व्याकरण कर रहे हैं, तो संस्कृत में पूछा गया है। 32 का हम लोग देखेंगे, तो संस्कृत में जो हमारे अयोगवाह होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं मित्रों। यहाँ पर 2 बढ़ जाते हैं, जीवामूल्य और उपदमानीय, ये 2 बढ़ जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ही अच्छा है मित्रों। पहला देखो, अनुस्वार और विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानीय अयोगवाह हैं। छा, त्रा और ज्ञा मिश्रित या संयुक्त व्यंजन हैं। कु, चू, टू, तू, पू उदिता, ये सही है, उदिता है। या, वारा, ला अंतस्थ वर्ण हैं। सा, 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 हा उसमें संघर्ष हैं, लेकिन का से मा तक जो है वो स्वर वर्ण नहीं है, वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए यही हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट टाइम तो 34 का हम लोग देखेंगे, अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। भैया इनको हम जो है महेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़ते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को। तो 34 का देखेंगे, ये क्या कहलाते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। 35 का देखेंगे, अंग, अह, इत्यचा, परो, किम उचते। भाई इनको हम क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 का देखेंगे मित्रों, तो ये तो हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग, तो हमारा हो जाएगा अनुस्वार विसर्गो। क्योंकि अनुस्वार विसर्गो मित्रों इसलिए हो गया क्योंकि ये 2 हो गए, एक अनुस्वार एक विसर्गो। जैसे होता है रामो, ऐसे हो जाएगा विसर्गो। द्विवचन में रामो होता है, ऐसे ही हो जाएगा विसर्गो, अनुस्वार विसर्गो। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है। भैया ऐसा कौन सा जो अनुस्वार और विसर्ग युक्त है, पहले अनुस्वार हो और बाद में विसर्ग हो, तो वो वर्ण वही सब लोग देखते होंगे अच्छे से कि तीसरा है अंगाह। नेक्स्ट टाइम तो अच्छे प्रश्न है काफ़ी। जिह्वा मूल्य वर्ण कितने हैं, जिह्वा मूल्य वर्ण कितने हैं। भैया जिह्वा मूल्य जो वर्ण है वो एक ही वर्ण है, जिह्वा मूल्य। नेक्स्ट टाइम तो 38 का देखेंगे, उपदमानीय वर्ण कितने हैं, एक ही वर्ण जो है वो एक ही उपदमानीय वर्ण है मित्रों, और एक ही जिह्वा मूल्य है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग है।
नेक्स्ट है इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मित्रों ये सभी पे जो है अर्ध विसर्ग हैं, तो का और खा से पहले अगर अर्ध विसर्ग है तो वो क्या है, उन्हें हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। 39 का जो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है मित्रों। कौन सा सही? पहला सही है। 40 का देखेंगे, यहाँ कह रहा देखो मित्रों का और खा से पहले अर्ध विसर्ग है, तो का खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या आ जाएगा मित्रों यहाँ पर? 40 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जिह्वा मूलीय हो जाएगा। इनका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूलीय है मित्रों। का खा से पहले अर्ध विसर्ग है तो हो जाएगा जिह्वा मूलीय, और पाफा से पहले तो हो जाएगा उपधमानीय। नेक्स्ट है मित्रों 41 का देखेंगे। देखो का खा से पहले यहाँ पर अर्ध विसर्ग है, तो कखा के पहले अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। का और खा से पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है इसको कहते क्या है मित्रों? 41 का हम लोग देखेंगे। तो जो 41 है इसका हो जाएगा जिह्वा मूलीय। क्या है? जिह्वा मूलीय है। अगला है जिह्वा मूलीय का खा वर्णों का जो उच्चारण कहाँ से होता है? भैया जो इनका जो उच्चारण होता है वो जिह्वा के मूल से ही होता है, अर्थात जड़ से, जिह्वा मूल से होता है। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर पाव फा से पहले अर्ध विसर्ग है, पफा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? 43 का देखेंगे मित्रों, तो उसे हम बता भी चुके हैं, उपधमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधमानीय कहते हैं। मित्रों आज का हम लोग सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। उपधमानीय पफा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? हम कई बार बता चुके हैं, तो इनका क्या है? उपपदमानीय नाम ओष्ठव, इनका है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। पहला सही है 44 का। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं अपना। तो आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है मित्रों, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? मित्रों जैसे हमने बताया आपको आ और चा, अच में आ जाएंगे हमारे सभी स्वर, और हा और ला, हल में आ जाएंगे सभी व्यंजन। तो जो कह रहा है किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो मित्रों यहाँ पर अच से लेकर हल तक, अच के आ से हल, अच के आ से और हल के ला तक जो हमारा प्रत्याहार बनता है वो सभी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका चा हटा देंगे, इसका हा हटा देंगे, तो हमारा बच्चा आ और ला, अल बच्चा मित्रों। देखो ये है हमारा आ और ला अल, शुरू से देखो ये है हमारा अच, अच में सभी स्वर आ जाएंगे और हल में सभी आ जाएंगे व्यंजन। तो इनको हटा दो दोनों को, इधर चा हटा दो, इधर हा हटा दो, तो आ और ला, अल, आल, जैसे इंग्लिश में होता है आल, आल मीन्स होता है सभी, तो आ और ला, आल से ही अल बना है मित्रों। तो अल में आ जाएंगे हमारे सभी स्वर और व्यंजन, तो हमारा अल सही है, पहला ऑप्शन। याद रखने के लिए हम अल या आल याद रखेंगे मित्रों। तो मित्रों ये थे हमारे संस्कृत व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक से संबंधित व्यंजन प्रकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों कल हम लोग महेश्वर सूत्रों को लेकर आएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।